हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सांख्यिकी का पार्ट आप देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। अब इसका पहला लेक्चर जो आपने देखा था प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन था, लेकिन महत्वपूर्ण सेक्शन था आप सभी के परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक एक थ्योरी को आपने देखा, अवलोकन किया। आज का जो लेक्चर दूसरा होगा वो होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आखिर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता क्या है? तो आप समझिएगा, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की यह एक सांख्यिकी माप है। बात समझिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है? मतलब आंकड़ों को संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है या मान है, कुछ भी। देखिए, आंकड़ा किसे कहते हैं, डेटा किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए संख्या को, तथ्य को हम आंकड़ा कहते हैं। जैसे कक्षा में 10 स्टूडेंट हैं, मैं जानना चाहूँ कि इन सब की उम्र क्या है, तो मैं उम्र नोट डाउन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके पीछे मेरा कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो जब किसी निश्चित उद्देश्य से हम तथ्य को या आंकड़ा को तथ्य को या संख्या को कलेक्ट करते हैं, हम उसे ही आंकड़ा कहते हैं। तो आंकड़े को संक्षिप्त रूप से जब हम एनालिसिस करते हैं संख्यात्मक दृष्टिकोण से, तो वो हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। तो वो क्या हो जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। वैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मुख्य रूप से 3 होते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मुख्य रूप से क्या 3 होते ही हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है माध्यिका, जिसको हम बोलते हैं मोड। माध्यिका को क्या बोलते हैं? मोड। और एक मीडियन चलिए, और बहुलक होता है मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक सवाल, निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आते? ऑप्शन दिया हो माध्य, माध्यिका, बहुलक और चौथा परिसर। तो परिसर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आता। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत ये मुख्य 3 आते हैं। तो एक तो सवाल ये हो गया कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है। तो यही 3 आते हैं। दूसरा थ्योरेटिकल सवाल इस पर पूछना होगा, तो कैसे पूछेगा? अब बात समझिएगा, समांतर माध्य जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप होता है? तो आपको समझना है, समांतर माध्य जो है यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अंकगणितीय माध्य होता है। कैसा माध्य होता है? अंकगणितीय माध्य। बात समझिएगा, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अंकगणितीय माध्य होता है। और माध्यिका क्या होता है? माध्यिका क्या होता है? यह स्थिति माध्य होता है। और यह भी क्या होता है? बहुलक भी क्या होता है? स्थिति माध्य होता है। बात समझिएगा, समांतर माध्य जो होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माध्य होता है? अंकगणितीय। और माध्यिका जो होता है वो कौन सा होता है? स्थिति। और बहुलक भी क्या होता है? स्थिति। मतलब ये स्थितियों को दिखाता है और यह माध्य मीन्स औसत को दिखाता है। तो अभी बारी बारी से जब इस पर चर्चा करेंगे तो मैं क्रम से सबको बताता चलूंगा। फिलहाल अभी मैं हेडिंग कर रहा हूं। फिलहाल हेडिंग करेंगे समांतर माध्य।
अब समांतर माध्य क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानें। पहले इसके बेसिक पार्ट को देखें, उसके बाद प्रश्न में मैं बाद में कराऊंगा। पहले इसकी पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न में अप्लाई करूंगा तो बेटर आप क्लियर समझ सकेंगे। हेडिंग हमारा होगा समांतर माध्य। समांतर माध्य, अच्छा इसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं यह केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माध्य होता है, या माप कह सकते हैं, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का अंक गणितीय माध्य होता है। कैसा माध्य होता है, मैंने अभी अभी लिखा था, अंक गणितीय माध्य होता है। एक बात समझिएगा, समांतर माध्य एक प्रकार का औसत होता है। समांतर माध्य हम इसे औसत या केवल माध्य से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे औसत या माध्य भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता होगा कि समांतर माध्य को औसत या माध्य कहते हैं, तो आखिर हम इसे औसत या माध्य क्यों कहते हैं? तो अभी तो आप मैं चर्चा अभी करूंगा। एक बात और आपको समझना है, जब हम देखिए माध्य और होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, और ये सभी माध्य हैं। तो जब हम गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य से अलग पढ़ते हैं तो वही औसत होता है, जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं। मतलब बात समझिएगा, जब हम इसे गुणोत्तर या हरात्मक माध्य से अलग करके पढ़ते हैं तो यह समांतर माध्य होता है, और यही क्या होता है, औसत होता है। तो अब समांतर माध्य आप समझ रहे होंगे ये औसत ही होता है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है दिए गए सजातीय आंकड़ों के योग को, सजातीय मतलब एक ही प्रकार, सजातीय आंकड़ों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर, पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। मतलब बात समझेगा, दिए गए सजातीय आंकड़े, जो भी सजातीय मान दिए गए हैं, उन सबका हम योगफल निकालें, और योगफल निकालने के बाद पद की संख्या से भाग दें, जितने पद हो उनसे भाग दें, और जो भी भागफल मिलेगा वही क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। आपको मैं बता दूं, समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। एक देखिए, एक होता है पहला खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। दूसरा होता है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, हम इसे विविक्त श्रेणी भी कहते हैं। विविक्त श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। और एक होता है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी मतलब जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो ये सतत श्रेणी में आता है, 0 से 10, 10 से 20, है ना। तो सतत श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। ये 3 प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूछा कहीं से भी जाए, मैं तीनों पढ़ूंगा, और पहले इंट्रोडक्शन एक एक प्रश्न सब पर लेकर मैं बताऊंगा, और बाद में जब ये पूरा पाठ समाप्त होगा तो मैं इस पर प्रश्न कराऊंगा। एक चीज समझिएगा,
जब माध्यिका निकालेंगे तो भी यही 3 तरीका होता है। खंडित श्रेणी का माध्यिका ज्ञात करना, व्यक्तिगत श्रेणी या विविक्त श्रेणी का माध्यिका ज्ञात करना और सतत श्रेणी का माध्यिका ज्ञात करना। जब आप बहुलक पढ़ेंगे तो भी यही 3 रहेगा, मतलब खंडित श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना और सतत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। तो सब में 3, मतलब कुल मिला के 9 पैटर्न आप पढ़ेंगे। 3 पैटर्न आप पढ़ेंगे माध्य में, 3 पैटर्न पढ़ेंगे माध्यिका में और 3 पैटर्न पढ़ेंगे बहुलक में। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे खंडित श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। चलिए मैं अब पूरा ही मिटा दे रहा हूं। बात समझिएगा। अब मैं हेडिंग जो कर रहा हूं इसमें पहला खंडित श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। अच्छा एक बात समझिएगा, खंडित का मतलब होता है जब अलग अलग वैल्यू दिया हो। जैसे कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं और पांचों के मान लिया हमने वजन भार अलग अलग दिया, मैंने पूछा इनका समांतर माध्य क्या होगा या माध्य क्या होगा, तो पांचों के भार को जोड़ेंगे, पदों की संख्या 5 से भाग करेंगे, तो ये हो गया खंडित। व्यक्तिगत में क्या होता है, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी या विविक्त श्रेणी, विविक्त में क्या होता है अलग अलग एक का नहीं देगा। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो जैसे 40 किलोग्राम भार के 8 विद्यार्थी हैं तो उन्हें 8 को अलग कर दिया। 45 किलोग्राम भार के 15 हैं तो 15 अलग कर दिया। तो 8 का अलग, 15 का अलग, फिर 12 का अलग, मतलब इस तरीके से जब गुच्छा में दिया जाए 8 का अलग, 15 का अलग, 20 का अलग, तो हो गया व्यक्तिगत श्रेणी। और सतत श्रेणी क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दिया हो, 0 से 10 की बारंबारता इतनी है, 10 से 20 की बारंबारता इतनी है, 20 से 30 की, तो हो गया सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य कैसे निकालते हैं, जैसे एक बात समझिएगा, जैसे यदि आंकड़े जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं, जैसे मान लिया यदि आंकड़े हैं x1, x2, x3, x4 होते हुए xn तक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, ये व्यक्तिगत मतलब अलग अलग दिया है, x1, x2, x3 अलग अलग दिया है, तो हम क्या करें, माध्य इसका कैसे निकालेंगे, कुल पदों के योग को, कुल पदों के योग को। अब कुल पद x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस होते हुए कहां तक xn, कुल पदों के योग को भाग देंगे पदों की संख्या से। तो कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद होते हुए कितने पद है, n। अच्छा ये जो माध्य होता है इसको x पर बार से इंडिकेट करें, माध्य को x पर बार से इंडिकेट करें। अब देखिए इन सभी को मतलब x चरों का योग, तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा x अपान n। ये जो सिग्मा का चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब होता है सम टोटल, मतलब योगफल होता है, इसका मतलब होता है योगफल। किसका योगफल, x चर का, मतलब सिग्मा x को कहेंगे x चरों का योगफल, मतलब जो सजातीय चर x है तो उस पूरे x चरों का योगफल और बटे ये जो n है ये है पद की संख्या और x क्या है, चर। तो अब ये बात आप समझ रहे हैं, इसमें विशेष कुछ है नहीं। अब इसके प्रश्न करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब बात क्लियर है कि जो समांतर माध्य होगा खंडित श्रेणी में ये क्या होगा, सिग्मा x अपान n, मतलब x चर का योगफल बटे पद की संख्या। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं, हमने लिखा किसी छात्र के, ये छात्र घुलनशील हो गया, किसी छात्र के 5 विषयों का माध्य, 5 विषयों का माध्य 65 है। माध्य जो है वो कितना है, 65 है। यदि पांचों विषय में प्राप्त अंक क्रमशः, यदि पांचों विषय में प्राप्त अंक क्रमशः
क्रमशः 58, 75, x 62 और 65 हो तो यक्स का वैल्यू क्या होगा? अब बात समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, केवल मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, अभी प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा। तो कैसे समझेंगे? देखिए, ये माध्य दिया है 65, 5 विषय का माध्य कितना दिया है? 65, और पांचों विषय में अलग अलग अंक दिए हैं। एक विषय में 58 है, दूसरे में 75 है, तीसरे में x है, चौथे में 62 है, पांचवें में 65। मतलब यह खंडित श्रेणी हुआ। खंडित का मतलब अलग अलग खंडों में, मतलब सबका अलग अलग दिया है। तो अब जब हम हल करें तो देखिए, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा x अपान n। अब इसका मतलब समझिएगा, ये x पर बार मतलब समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमें पता है ये माध्य कितना है? 65। तो ये माध्य के नीचे लिखे 65 बराबर x चर का योगफल, मतलब यहाँ पे 5 विषय है, पांचों का योगफल कितना? 58 प्लस 75 प्लस x प्लस 62 और प्लस कितना? 65, और बटे पद की संख्या n जो है वो n कितने हैं? 5 विषय है, यही है ना। अब क्या करें? 5 भाग हो रहा है, बाईं तरफ आएगा गुणा होगा, 5 का गुणा 5 में 25, 5 2, 5 छक्के 30 और 2 32। कैसे? 5 भाग हो रहा है, इधर आया तो 65 गुणा 5 हो गया। अब इधर जोड़िए, 5 2 7, 7 5 12 8 20, 0 हाथ से लगा 2, 6 2 8, 8 6 14, 14 26 21 और 5 26 और प्लस x, यही हुआ ना। देखिए, 5 2 7, 7 5 12 8 20, 0 हाथ से लगा 2, 6 6 12, 12 7 19 और 5 24 और 2 हासिल 26। अब ये 260 इधर माइनस हो गया, तो x बराबर 325 माइनस 200, मतलब कितना है? 5 32 में 26 6, यही आएगा ना। तो अब 65 होगा, x की वैल्यू भी 65 ही आएगा जितना माध्य। तो कुछ इसमें विशेष है नहीं, जैसे आप औसत निकालते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की। तो ध्यान देना, जब खंडित श्रेणी हो, अलग अलग दिया हो, तो माध्य आप कैसे निकालेंगे? कुल पदों को जोड़ेंगे बटे पद की संख्या। अब इसमें कुछ बताने को है नहीं, अभी बड़े प्रश्न, एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न आप थोड़ा वेट करें, पहले आप पूरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने 9 पैटर्न बताए हैं, 3 में माध्य, 3 माध्यिका, 3 बहुलक। पहले आप 9 पैटर्न बारीकी से ध्यान से समझते चलिए। और अब हम यहां पर दूसरी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर ले। हमने लिखा व्यक्तिगत श्रेणी या विविक्त श्रेणी। विविक्त श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम इसे, पहले समझ लें। बात समझेगा, विविक्त मतलब मैंने बताया गुच्छे में दिया हो। जैसे 50 विद्यार्थी हैं तो 50 का अलग अलग नहीं देगा। जैसे 50 विद्यार्थियों के हमें उम्र देखने, नोट डाउन करने हैं, तो जैसे मान लिया 12 साल के 10 विद्यार्थी हैं तो 10 को अलग कर दिया। उसके बाद 13 साल के जो है 5 विद्यार्थी हैं तो 5 को अलग कर दिया। 14 साल के जो है 18 विद्यार्थी हैं तो 18 अलग कर दिया। तो इस तरीके से गुच्छे में दिए जाए। मतलब आप समझिएगा, जब श्रृंखला विविक्त हो, विविक्त मतलब गुच्छे में विविक्त हो, तो ध्यान देना, तो प्रेक्षण की बारंबारता, बारंबारता मतलब जैसे मैंने बताया 10 साल के 15 विद्यार्थी हैं, जैसे 10 साल के कितने विद्यार्थी हैं? 15, तो इनकी बारंबारता कितनी है? 15। जब श्रृंखला विविक्त हो तो प्रेक्षण की बारंबारता, प्रेक्षण के बारंबारता को प्रेक्षण के मान से गुणा करते हैं। प्रेक्षण के मान से गुणा करते हैं। एक बार फिर समझिएगा,
जैसे हमने कहा कि 10 साल के 15 विद्यार्थी हैं, तो बारंबारता 15 हुआ क्योंकि 15 विद्यार्थी हैं। और प्रेक्षण का मान कितना है? 10 साल। तो पहले गुणा करेंगे ताकि उनकी टोटल उम्र पता हो। तो पहले जब श्रृंखला विविक्त हो तो प्रेक्षण के बारंबारता को प्रेक्षण के मान से गुणा करते हैं। प्राप्त गुणनफल में बारंबारता से भाग देते हैं। जो भागफल आएगा वो आपका हो जाएगा माध्य। जो भागफल प्राप्त होगा माध्य कहलाएगा। पहले आप ऐसे समझिए, थ्योरी पर आप जाइए ही नहीं। जैसे अब हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? पहले प्रेक्षण की बारंबारता को प्रेक्षण के मान से गुणा करें, है ना? मतलब बात समझिएगा। पहले इसका सेंस समझिएगा। यक्स पर बार मतलब समांतर माध्य। सिग्मा का मतलब होता है योग। एफ का मतलब जो है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। एक्स का मतलब है चर। मतलब पहले प्रेक्षण की जो बारंबारता है वो प्रेक्षण के मान से गुणा करें, बारंबारता इससे गुणा करें और इसको जोड़ लें और फिर भाग करें किससे? जो बारंबारता है उससे, बारंबारता की संख्या से। अब पहले आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊं तो आप इस पार्ट को ज्यादा बारीकी से समझ सकेंगे। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लिए होंगे। प्राप्त गुणनफल के योग से, चलिए वो ठीक है, चलिए मैं अभी इसको बाद में लिख दे रहा हूं। प्रश्न देखें, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों के भार है। देखिए पहले तो अब बात समझिएगा। यहां पर हो गए विद्यार्थी की संख्या। अच्छा, विद्यार्थी की जो संख्या होगी यही फ्रीक्वेंसी होगी, कितने विद्यार्थी हैं। और इनके मैं भार दे रहा हूं किलोग्राम में, इसको हम एक्स चर से, एक सेकेंड, भार किलोग्राम में मैं दे रहा हूं और यह एक्स चर से इंडिकेट करेंगे। जैसे एक चीज समझिएगा, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 50, कितने, 12 8 20, 20 और 15 35 और 35 और 7 42 8 50। देखिए 12 किलोग्राम भार के, देखिए जैसे हमने कहा 30 किलोग्राम भार के 12 विद्यार्थी हैं और यहां पर हमने किया 25 किलोग्राम भार के 8 विद्यार्थी हैं। 35 या यहां पे कर देते हैं 40 कर देते हैं, यहां 50 कर देते हैं और यहां पर 45 कर देते हैं। मतलब बात समझिएगा, 30 किलोग्राम भार के 12 विद्यार्थी हैं तो 12 क्या हो गया? बारंबारता। 25 किलोग्राम भार के कितने विद्यार्थी? 8। तो 25 किलोग्राम भार के 8 विद्यार्थी हैं तो इनकी बारंबारता हो गया, जिसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 40 किलोग्राम भार के 15 विद्यार्थी, 50 किलोग्राम भार के 7 और 45 किलोग्राम के। अब हमें के भार है तो इन विद्यार्थियों का, इन स्टूडेंट का के भार का माध्य बताइए।
चलिए, वैसे माध्य कैसे निकालेंगे आप सबको पता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये हमने एफ लिखा है, एफ मीन्स फालतू नहीं, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। चलिए फिलहाल ध्यान देना, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, जब भी विविक्त श्रेणी का माध्य पूछा जाएगा तो इसमें आपको बारंबारता दिया रहेगा, जब विविक्त श्रेणी का रहेगा। पहले बात समझे, मैं कैटेगराइज तो कर लूं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम इसको किससे, एक्स एफ से इंडिकेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी है, मिट तो जाए। चलिए, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हमने लिखा है भार, ये हो गया चर। जैसे बात समझिएगा, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 किलोग्राम भार वाले हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 किलोग्राम भार वाले हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 किलोग्राम भार वाले हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 50 किलोग्राम भार वाले हैं, और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 45 किलोग्राम भार वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कैसे माध्य निकालें, इनके भार का माध्य कैसे निकालें। तो कुल पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देते हैं, औसत होता है, आप सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थी के भार के योग को 50 से भाग कर देंगे। मतलब 50 विद्यार्थी है ना, 50 विद्यार्थियों के वजन का कुछ योग तो होगा ही, उन योग को पद की संख्या से भाग देना। तो पहले हम कैसे निकालेंगे, पहले हम अलग अलग निकाल ले। जैसे 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 किलोग्राम भार के हैं, तो पहले 12 विद्यार्थियों के वजन का योग तो आना चाहिए कि नहीं। तो 12 विद्यार्थियों के वजन का योग कैसे निकालेंगे, हमने लिखवाया था कि प्रेक्षण की बारंबारता का प्रेक्षण के मान से गुणा करते हैं, मतलब यफ का गुणा करेंगे एक्स से। तो कितना आएगा, 12 या 36, 360 किलोग्राम। अब देखिए, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 25 किलोग्राम भार के हैं, तो 25 अट्ठे कितना हो गया, 200। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 किलोग्राम भार के हैं, तो 15 चौका 60, 600 आ गए। अब देखिए, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 50 किलोग्राम भार के हैं, तो गुणा करिए, तो 5 सत्ते 35, ये गुणा करिए, 8 पंचे 40, 04, 8 चौक 32 और 4 36। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए। अब देखिए, ये 12 विद्यार्थियों के वजन का योग है, 8 विद्यार्थियों के वजन का योग है, 15 विद्यार्थी के वजन का योग 600 किलोग्राम है, 7 विद्यार्थियों के वजन का योग 350 किलोग्राम है, 8 विद्यार्थियों के वजन का योग 360। अब हम क्या करें, टोटल स्टूडेंट कितने हुए, मतलब हम इसको कहेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, और यफ का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, कितने विद्यार्थी हैं। तो ये 12, 8, 20, 15, 35, 7, 42, 8, 50, मतलब कितने विद्यार्थी हैं, तो ये कुल 50 विद्यार्थी है। अब इनके भार का योग, मतलब जो यफ एक्स निकाले हैं उसका सम टोटल निकालना है सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब योगफल, तो चलिए मैं इसका निकाल लेता हूं, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब योगफल। अब जो आपने इन सब का गुणा किया है, सबको जोड़े तो ये तो 0 ही रहेगा। अब ये 6, 5, 11, 11 और 6, 17, हाथ से लगा 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 3, 15 और 15, 3, 1870, यही आएगा ना। देखिए जोड़े तो ये सब 0 हो गया। अब 6, 6, 6, 5, 11, 11 और 6, 17 के साथ कैरी लगा 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 और 3, 15 और 15, 3, 1870, मतलब 50 विद्यार्थियों के वजन का योग 1870 किलोग्राम है। तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, तो सिग्मा एफ एक्स